गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा गणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है दोस्तों 16 मार्च और आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स है दोस्तों। इस वीडियो को आप जरूर देखना, ठीक है। इस वीडियो के अंदर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में, वो भी बैकग्राउंड के साथ में, राजस्थान का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स के क्विज डिस्कस करेंगे। और क्या खास रहने वाला है इस वीडियो के अंदर दोस्तों, इस वीडियो के अंदर राज्य मंत्री परिषद है उसके बारे में बात करेंगे। मंत्रियों के जो प्रकार है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री क्या होते हैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। एक जयपुर की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है द्रव्यवती नदी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कल क्या है कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस था और इसी के चलते राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण आयोग है, इस संगठन के बारे में एग्जाम से जुड़े हुए हर एक चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही बैकग्राउंड के साथ में, ठीक है। और गलिया कोट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन कोट के साथ में कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ में। क्या? जिंदगी खेलती भी उसी के साथ में है। जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द तो दोस्तों सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले क्या होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके कंकड़ पत्थर की तरह बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करते करते खुद को तराशते तराशते एक दिन हीरा बन के चमक उठता है दोस्तों। यही इस ज़िंदगी का दस्तूर है। आप भी संघर्ष करते रहिए, हताश मत होइए दोस्तों इस ज़िंदगी से, ठीक है। संघर्ष करते रहिए, एक दिन आपको भी क्या है कि कामयाबी मिलेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में बात करते हैं। इससे जुड़े हुए तथ्य वगैरह बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले विश्व उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व स्तर पर विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और संसद के द्वारा 1986 के अंदर, कब? 1986 के अंदर दोस्तों एक्ट लेके आई थी। उपभोक्ता से संबंधित जो एक्ट है संसद के द्वारा कब लेके आई थी? राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग अधिनियम क्या है कि 1986 के अंदर आई थी, लगभग 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर 1986 के अंदर राष्ट्रीय स्तर पे एक्ट आया था और इसी के चलते राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित आयोग वगैरह है उसकी स्थापना की गई थी। ये याद रखोगे। यहाँ पे एक ई दाखिल दिया हुआ है दोस्तों, ये उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा, केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय है उसके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया था, ई दाखिल पोर्टल। ई दाखिल पोर्टल किससे संबंधित है? ये उपभोक्ता की जो भी शिकायत वगैरह है उसका समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का पोर्टल है। याद रखोगे ये पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल के अंदर देश के सभी नागरिक उपभोक्ता से जुड़ी हुई अपनी शिकायत वगैरह है उसको क्या कि इस पोर्टल के अंदर ऑनलाइन जाके क्या कि सबमिट कर सकते हैं और अपनी क्या की शिकायत वगैरह है उसका समाधान वगैरह है उसको मिल सकता है। तो ये पोर्टल का नाम याद रखिए। और क्या भाई, इस बार की जो विश्व उपभोक्ता दिवस 2022 है इसकी थीम क्या है? थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। थीम है 2022 की, उसका नाम है फेयर डिजिटल फाइनेंस। फेयर डिजिटल फाइनेंस, क्योंकि 21वीं सदी है दोस्तों, ये क्या है? डिजिटल सदी है। तो इसी के चलते क्या है कि इस बार के जो विश्व उपभोक्ता अधिकार से जुड़ा हुआ जो दिवस है, इस बार की जो थीम है फेयर डिजिटल फाइनेंस है, याद रखना। ताकि क्या है कि जो लोगों को डिजिटल से संबंधित क्या है कि जो भी जानकारी वगैरह है उनके साथ में क्या है कि जो भी तकनीक से जुड़ी हुई जो भी प्रगति चुनौतियाँ वगैरह है उसका ढंग से क्या है कि जागरूक वगैरह किया जा सके, वित्तीय समावेशन वगैरह उसके बारे में बताया जा सके। इसलिए इस बार की जो थीम है वो फेयर डिजिटल फाइनेंस रखी गई है, ठीक है। तो आइए राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण आयोग के बारे में बात करते हैं। डिटेल से बारे में बात करेंगे, एक एक फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जो राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण आयोग है उसकी स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 26 मई 1988 को की गई थी। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण आयोग है उसकी स्थापना संसद के द्वारा पारित एक्ट है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत 1988 के अंदर 26 मई को ये स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर, राजधानी जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय, लेकिन इसकी सर्किट बेंच है उसकी स्थापना जोधपुर के अंदर की गई है। ये भी आप याद रखोगे। राज्य के सभी जिलों के अंदर एक एक जिला उपभोक्ता मंच की स्थापना की गई है। राज्य के जितने भी 33 जिले हैं जहाँ पे प्रत्येक जिले के इस तरह के कथन आ जाते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर
उपभोक्ता जिला मंच की स्थापना की गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों, प्रत्येक जिले के अंदर उपभोक्ता जिला मंच है उसकी स्थापना की गई। लेकिन जयपुर राजस्थान का एकमात्र जिला है जहाँ पे 2 जिला उपभोक्ता मंच की स्थापना की गई। ठीक है, 2 जिला उपभोक्ता मंच है उसकी स्थापना की गई है। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण आयोग है जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे भाई? कृष्णमल लोढ़ा, ये इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है। इसके बारे में बताने वाले हूँ, लेकिन वर्तमान के जो अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान में जो राज्य उपभोक्ता विवाद परितोष आयोग है इसके अध्यक्ष हैं श्री बनवारी लाल शर्मा। श्री बनवारी लाल शर्मा साहब हैं, वो वर्तमान अध्यक्ष है, जबकि पहले अध्यक्ष है कृष्णमल। ठीक है, और राजस्थान भारत के अंदर जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, विश्व उपभोक्ता दिवस है, वो 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखोगे क्योंकि इसी दिन क्या है कि ये एक्ट वगैरह है वो प्रभावी हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, इसी के चलते 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये सारा उपभोक्ता से जुड़े हुए फैक्ट थे। नेक्स्ट दोस्तों, द्रव्यवती नदी के बारे में बात करते हैं। इसी नदी पे 2015 के आसपास क्या कि एक प्रोजेक्ट की स्टार्ट किया गया था, कायाकल्प क्या कि परियोजना, जो टाटा समूह है उसके साथ में मिलके राजस्थान सरकार के द्वारा JDA प्लस क्या कि टाटा समूह के द्वारा ये एक समझौता किया गया था कि कैसे जैसे करके द्रव्यवती जो नदी है, राजधानी के अंदर क्या कि द्रव्यवती नदी है उसकी कायाकल्प किया जाए। और कायाकल्प देखो कैसे हो रही है, अभी भी इसकी कायाकल्प है वो काया ही बची हुई है, कल्प तो कुछ हुआ ही नहीं, कल्प तो हुआ ही नहीं कुछ ही। ठीक है, और कायाकल्प और JDA वगैरह तैयारी क्या कर रहा है भाई? JDA तैयारी ये कर रहा है कि जल्दी से क्या कि मुख्यमंत्री साहब है उससे क्या कि इस परियोजना का क्या उद्घाटन करवाया जाए कि हमने काम पूरा कर दिया है, आप उद्घाटन कर दीजिए। लेकिन काम क्या है कि किस तरह का हुआ है आप देख सकते हो फोटो के अंदर। तो फैक्ट फाइल के बारे में बताता हूँ दोस्तों। 1667 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था, द्रव्यवती नदी का सौंदर्यीकरण किया जाना था। ये एक गंदे नाले के रूप में है इस नदी का, तो कैसे जैसे करके क्या कि इसका सौंदर्यीकरण किया जाना था स्मार्ट सिटीज़ के तहत। 1667 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था। 1400 करोड़ रुपए हैं वो अभी तक खर्च किए जा चुके हैं, ये JDA साहब है वो बोल रहे हैं। 206 करोड़ रुपए के आसपास रखरखाव के लिए 10 साल के अंदर खर्च होने थे। ठीक है, और 170 MLD की 5 STP लगी थी इस नदी के किनारे के STP प्रोजेक्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक तरह के क्या कि वो प्रोजेक्ट लगने थे 5, जिसके अंदर की जो सॉलिड कचरा वगैरह है उसका क्या कि एक तरह से नदी का क्या रिफाइन करना था उसको। तो ये इस प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। तो आपको मैं द्रव्यवती नदी के बारे में बताता हूँ दोस्तों। द्रव्यवती जो नदी है वो राजस्थान में दक्षिण की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ये अंबर की पहाड़ियाँ कहाँ पे? जयपुर के अंदर। तो अंबर की पहाड़ियों की पश्चिम ढलान से निकलती है और जयपुर शहर से होकर बहती है। 47 किलोमीटर लगभग क्या कि 48 किलोमीटर इसकी लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। और शहर का पानी, जयपुर शहर का पानी का एक प्रमुख क्या कि स्रोत के रूप में द्रव्यवती नदी काम करती है। अंत में ये संतोषपुरा जाग के पास में धुंध नदी के अंदर मिल जाती है। तो निकलती कहाँ से? अंबर की पहाड़ियों से द्रव्यवती नदी और धुंध नदी के अंदर मिल जाती है। राजस्थान की दक्षिण में बहने वाली एक बहुत ही प्रमुख महत्वपूर्ण नदी है और इसी नदी जयपुर शहर को क्या कि पानी प्रोवाइड कराती है। और इसी नदी पर क्या कि टाटा प्रोजेक्ट और JDA के द्वारा 1600 करोड़ रुपए के आसपास एक क्या है कि कायाकल्प परियोजना शुरू की गई थी ताकि इस नदी का सौंदर्यीकरण किया जा सके। अगला, 13 विधायकों को नहीं मिला मंत्री का दर्जा, लेकिन 27 बोर्ड और आयोगों को अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। तो आपको राज्य मंत्री परिषद, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बारे में बताने वाला हूँ कि ये होते क्या हैं दोस्तों। अभी गहलोत सरकार के द्वारा 27 बोर्ड के जो आयोग वगैरह हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। उनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं, राज्य सरकार ने क्या किया है, बोर्ड आयोग को में लगाए गए अध्यक्षों को सोमवार को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। और इससे पहले क्या है कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था, तो 27 को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। कानूनी विवाद वगैरह उससे बचने के लिए इस नियुक्तियों के अंदर 13 विधायकों को मंत्री का दर्जा है वो प्रदान नहीं किया गया। ये भी आप याद रखोगे। इससे क्या होगा भाई, जब राज्य मंत्री वगैरह दर्जा दे देते हो किसी बोर्ड आयोग, एक मान लो कोई भी बोर्ड है, मान लो देवस्थापन बोर्ड है उसके, या किसान आयोग है, उस आयोग के अध्यक्ष वगैरह, किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना।
तो उस आयोग के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दे देता हूँ तो अध्यक्ष को 45,000 रुपये राज्य मंत्री के रूप में वेतन मिलता है और 34,000 रुपये सरकारी भत्ता प्रतिमाह मिलता है दोस्तों। तो ये फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा वाहन अन्य सुविधा वगैरह मिलती है, लेकिन वेतन याद रखना कितना, एक राज्य मंत्री रहता है उसका वेतन कितना रहता है 45,000, ठीक है, और 34,000 कितना रहता है सरकारी भत्ता रहता है। ये यहाँ पे याद रखोगे। तो राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बताता हूँ दोस्तों। हमारे जो संविधान है उसमें संसदीय प्रणाली है। केंद्र स्तर पे जिस तरह का क्या है कि मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर रहता है वैसा का वैसा ही राज्य स्तर पर क्या रहता है। क्यों? क्योंकि भारत के द्वारा संसदीय प्रणाली अपनाई गई। हमारे संविधान के अनुसार राज्य में राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। ये संविधान के अंदर बोला गया है। राज्यपाल के द्वारा स्वयं विवेक से लिए गए कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई भी शासन संबंधी कार्य वगैरह है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से लिया जाता है। मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से क्या कि राज्यपाल के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। आर्टिकल 163 जैसे सेंट्रल लेवल पे आर्टिकल क्या है कि 74 और 75 है, वैसे अनुच्छेद 163 और 164 के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में हमारे संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा भाई? मुख्यमंत्री साहब होगा। ये आर्टिकल 163 के अंदर बोला गया। 164 है, आर्टिकल 164 में क्या है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से जुड़े हुए प्रावधान वगैरह है वो आर्टिकल 164 के अंतर्गत दिए गए। 163 के तहत मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 164 में मंत्रियों से जुड़े हुए उपमंत्री किए गए, ठीक है। और मंत्रियों की जो नियुक्ति वगैरह है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की परामर्श से, बिना मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल कोई किसी को भी मंत्री वगैरह नहीं बना सकता। तो ये चीज़ याद रखना। भले ही नियुक्ति वगैरह है वो इसीलिए क्या है कि सारे के सारे जो मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। इनको कभी भी मुख्यमंत्री की सलाह से वापस हटाया जा सकता है। ये इस तरह का प्रावधान मूल संविधान के अंदर मंत्रिपरिषद का जो आकार है उसका उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन 91वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा और न्यूनतम 12 सदस्य से कम नहीं होगा। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो राजस्थान के अंदर 200 सीट है, 200 सीट का 15% क्या कि मुख्यमंत्री समेत क्या कि मंत्रियों की संख्या होगी। ये संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर, लेकिन 12 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए। ये भी प्रावधान किया गया है, ठीक है। मंत्रिपरिषद का जो गठन है मूल संविधान के अंदर मंत्रिपद है उसका वर्गीकरण बिल्कुल नहीं किया गया। इसका निर्धारण है वो मुख्यमंत्री के द्वारा समय और परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। तो ये याद रखना, जो कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री वगैरह रहते हैं, संसदीय सचिव है, उनका संविधान के अंदर बिल्कुल भी वर्गीकरण नहीं किया गया, ठीक है। कैबिनेट मंत्री के बारे में बात करते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या रहता है भाई? मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट रहता है एक तरह का, पहले कैबिनेट के बारे में बताता हूँ आपको। एक तो देखो मंत्रिपरिषद होता है और एक मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल को कैबिनेट भी कहा जाता है। इन दोनों के अंदर अंतर यही रहता है कि जैसे मंत्रिपरिषद एक बड़ा रहता है उसी के अंदर एक छोटा सा समूह रहता है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल रहते हैं, उसको कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है, जिसका संविधान के अंदर मूल संविधान के अंदर कोई भी वर्णन वगैरह नहीं किया गया। लेकिन आर्टिकल 352 के अंतर्गत, आर्टिकल 352 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय जो आपातकाल वगैरह है उसकी घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन है उसके तहत व्यवस्था की गई थी, ठीक है। इसीलिए क्या है कि मंत्रिमंडल का संविधान के अंदर बस 352 के अंदर उल्लेख है, आर्टिकल 74 के अंदर नहीं है, आर्टिकल 163 के अंदर नहीं है। सारी जगह मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। और मंत्री जो परिषद रहती है वो एक बड़ा रूप रहता है जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सारे के सारे क्या कि शामिल रहते हैं। ये चीज़ आप याद रखोगे। कैबिनेट जो मंत्री रहता है वो शासन का संचालन का दोस्तों सूत्रधार होता है और कैबिनेट का जो सदस्य रहते हैं वो कैबिनेट मंत्री ही बन सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण जो विभाग वगैरह रहते हैं, जितने भी जैसे राजस्थान सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत रहते हैं। ये याद रखो कि उनकी शासन से संबंधित जो भी नीतियाँ निर्धारण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कैबिनेट मंत्री है, उससे नीचे राज्य मंत्री रहते हैं, जिसको अब राज्य मंत्री को क्या किया जाता है, या तो क्या है कि जो बड़ा डिपार्टमेंट है उसके साथ में क्या है कि कैबिनेट मंत्री के साथ में राज्य मंत्री को क्या है कि सम्मत किया जाता है,
एक तरह से जोड़ दिया जाता है। या फिर क्या कि जो छोटे डिपार्टमेंट वगैरह है, ठीक है, जैसे कोई पर्यटन विभाग है, तो वहाँ पे क्या कि स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दे दिया जाता है। स्वतंत्र प्रभार क्या कि राज्य मंत्री, एक तो राज्य मंत्री ये रहता है जो कैबिनेट के नीचे, कैबिनेट मंत्री के नीचे ही काम करता है या उसके साथ में सहयोग के तौर पे काम करता है। एक ये रहता है जो छोटे डिपार्टमेंट वगैरह है, वहाँ पे कैबिनेट मंत्री न बना के वहाँ पे जो राज्य मंत्री रहता है उसी को स्वतंत्र प्रभार क्या कि दे दिया जाता है, उस डिपार्टमेंट का सर्वा बनाया जाता है। ये इस तरह का, लेकिन ये क्या है, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहते, ये कैबिनेट में तभी भाग लेते हैं। राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के अंदर तभी भाग लेते हैं जब क्या है कि उनको मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाया जाता है, उनसे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई कोई बात होती है, तब जाके ही इनको, इसलिए राज्य मंत्री रहते हैं वो भले ही मंत्रिपरिषद के सदस्य रहते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल या जो हर बुधवार को कैबिनेट की बैठक होती है उसके अंदर वो भाग नहीं लेते। ये चीज़ आप याद रखना। अगला दोस्तों, झुंझुनू के अंदर दरगाह के अंदर बढ़ता है जन्माष्टमी का मेला। नरहट दरगाह वगैरह है, उसके अंदर क्या है कि जन्माष्टमी का मेला बढ़ता है झुंझुनू के अंदर। कौमी एकता की मिसाल नरहट दरगाह कहाँ पे भाई? झुंझुनू के अंदर। तो ये दरगाह का नाम याद रखना, नरहट जो दरगाह है वो कहाँ पे भाई? ये झुंझुनू के अंदर दोस्तों। और इसकी सूरत बदलने के लिए लगभग क्या है कि 2.9 क्या है कि करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे राजस्थान सरकार के द्वारा। वहाँ पे पर्यटक सूचना केंद्र है उसकी स्थापना की जाएगी, अनेक प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे, ठीक है, ये याद रखना। हर साल को जन्माष्टमी को इस दरगाह के पास में जन्माष्टमी का मेला बढ़ता है। और राज्य सरकार के द्वारा पिछले वर्ष राजस्थान के 10 प्रमुख मुस्लिम तीर्थ स्थलों का विकास करवाने की घोषणा की गई थी, और उनमें से एक ये चिड़ावा झुंझुनू का नरहट गांव के अंदर ये दरगाह वगैरह है जो भी है, सरकार के द्वारा पिछले साल घोषणा की गई थी। तो 10 मुस्लिम जो तीर्थ स्थल है उनका क्या कि विकास, उनको खर्च वगैरह किया जाए, उनको पर्यटक के दृष्टिकोण से आकर्षक बनाया जाए, ये सरकार के द्वारा किया गया था। तो उसमें से एक ये भी शामिल है दरगाह। तो याद रखना ये दरगाह कहाँ पे? ये झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, कैला देवी मेले के लिए रोडवेज चलाएगा विशेष बसें। ये अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब ये है कि ये जो कैला देवी का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है। तो दोस्तों नवरात्रा के अवसर पे करौली के अंदर कैला देवी मंदिर है, वहाँ पे आयोजित होता है ये मेला वगैरह, ये याद रखोगे। कैला देवी का जो मेला या मंदिर कहाँ पे? करौली के अंदर, और वहीं पे कैला देवी का मंदिर मेला बढ़ता है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की रैंकिंग में पिछड़ने के बाद में क्या कि सरकार के द्वारा क्या कि लगातार अभी प्रयास किए जा रहे हैं, और अभी क्या है कि राजस्थान के अंदर स्वच्छ भारत मिशन जो रैंकिंग है, स्वच्छता रैंकिंग है, उसकी क्या है कि सर्वे वगैरह कंडक्ट किया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा लगातार क्या प्रयास किया जा रहा है कि कैसे जैसे करके पिछले साल जो रैंकिंग वगैरह आई है उससे क्या है कि सुधार किया जाए। कचरा मुक्त बनाने के लिए हर तरीके से प्रयास वगैरह विभाग वगैरह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, ठीक है। तो राज्य के अंदर अभी सभी शहरों के अंदर स्वच्छता सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक्शन प्लान है वो तैयार किया जाएगा। ये राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के अंदर जितने भी शहर वगैरह हैं उनका सैनिटाइजेशन और क्या कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसका एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे शहर को कचरा मुक्त बनाया जाए, और निरंतर क्या कि पानी वगैरह स्वच्छता पानी का शोधन वगैरह ये किया जा सके। पिछली बार जो स्वच्छता रैंकिंग थी उसमें उसके बारे में बात करेंगे। पिछली बार जो स्वच्छता रैंकिंग थी दोस्तों उसके अंदर राजस्थान की रैंकिंग वगैरह 12वें स्थान पे था। ये जो स्वच्छता रैंकिंग है ये हर साल स्वच्छ भारत शहरी मिशन के अंतर्गत शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा कंडक्ट की जाती है दोस्तों। तो उसी रैंकिंग के अंदर राजस्थान का पिछले साल 12वें स्थान पे था। पिछली स्वच्छता रैंकिंग के अंदर राजस्थान बहुत ज़्यादा की हालत ख़राब थी, और मुख्यमंत्री का जो गृह राज्य था उसकी भी क्या कि जोधपुर है, गृह डिस्ट्रिक्ट है, उसकी भी रैंकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा गिर गई थी। तो पिछली बार जो सर्वेक्षण था उसमें निकायों की जो रैंकिंग थी सबसे बेस्ट प्रदर्शन है वो जयपुर हेरिटेज के द्वारा किया गया था। स्वच्छता रैंकिंग 2021 के अंतर्गत जयपुर हेरिटेज है उसने क्या कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। जोधपुर उत्तर है उसकी रैंकिंग 35वीं थी, 32वीं रैंकिंग जयपुर हेरिटेज की थी। जयपुर ग्रेटर था उसकी 36वीं रैंकिंग थी, और कोटा उत्तर की 48वीं रैंकिंग थी। तो आप याद रखना कि स्वच्छता रैंकिंग है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये स्वच्छ भारत शहरी मिशन के अंतर्गत जारी किया जाता है। ये शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा हर साल क्या कि स्वच्छता रैंकिंग का सर्वेक्षण कंडक्ट करवाया जाता है। और राजस्थान की 2021 के अंदर रैंकिंग क्या थी? 12वें स्थान पे थे। और राजस्थान के अंदर सबसे बेस्ट क्या कि शहर जिसने परफॉर्मेंस वगैरह दी थी वो जयपुर हेरिटेज था जिसकी 32वीं रैंकिंग थी। बस इतना याद रखिए आप।
अगला दोस्तों गलियाकोट है, उसके लिए रख रखाव के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाएंगे। ये विधानसभा के अंदर पर्यटन राज्य मंत्री है विश्वेंद्र साहब, उनके द्वारा, सॉरी पर्यटन राज्य मंत्री कौन है, मुरारीलाल शर्मा है, उनके द्वारा विधानसभा के अंदर ये बोला गया। तो गलियाकोट के बारे में बात कर लेते हैं। गलियाकोट डूंगरपुर जिले के अंदर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कि शहर वगैरह है गलियाकोट। तो गलियाकोट कहाँ पे, डूंगरपुर जिले के अंदर, राजस्थान शहर के उदयपुर से लगभग 168 किलोमीटर ये दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है, दक्षिण पूर्व के अंदर स्थित है। और इस शहर का जो नाम वगैरह है, गलियाकोट का नाम है भील राजा, गलियाकोट के नाम के आधार पर इसका नामकरण किया गया था। तो आप इतना याद रखना कि गलियाकोट कहाँ पे, डूंगरपुर के अंदर, इसका नाम भील राजा गलियाकोट के नाम पे पड़ा था। और यहाँ पे एक तीर्थ स्थल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्क मार्क कर लीजिए। ये जो तीर्थ स्थल है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दाऊदी बोहरा के तीर्थ स्थल है, वो गलियाकोट के अंदर पड़ता है। ये शहर बाबाजी मुल्ला सैदी फखरुद्दीन कब्र के लिए भी प्रसिद्ध है। तो एक तो दाऊदी बोहरा तीर्थ स्थल है गलियाकोट के अंदर, और यहाँ पे मुल्ला सैदी फखरुद्दीन की कब्र है, वो भी यहीं पे स्थित है, जो 10वीं सदी के अंदर यहाँ पे रहते थे। दाऊदी बोहरा मुस्लिम श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल कब्र पर क्या की जाते थे। और गलियाकोट का जो नामकरण है स्थानीय, और ये माही नदी के किनारे पे, माही नदी है उसके किनारे पे ये शहर स्थित है। तो ये फैक्ट आप याद रखोगे। नेक्स्ट, पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके अंदर साइबर क्या कि वॉरियर्स, जो साइबर से जुड़े हुए क्या कि योद्धा वगैरह हैं, वॉरियर्स वगैरह हैं, उसको सम्मान किया गया था। ये किसके द्वारा, पुलिस मुख्यालय के अंदर सोमवार को 10 साइबर क्या कि वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित किया गया था। ये सम्मान जो समारोह था वो राजस्थान पुलिस तथा सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय उसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो जो साइबर वॉरियर्स का कि सम्मान है वो किसके द्वारा दिया गया था, राजस्थान पुलिस के साथ में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा दांडिक न्याय विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से क्या कि ये दिए गए थे। ठीक है, और साथ में क्या कि आवास फाउंडेशन भी शामिल था। तो आवास फाउंडेशन, राजस्थान पुलिस और सरदार पटेल क्या कि जो विश्वविद्यालय पुलिस से जुड़ा हुआ क्या कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ विश्वविद्यालय, इन तीनों के द्वारा मिलके 10 साइबर वॉरियर्स हैं उनको सम्मान दिया गया था। ठीक है, अगला संस्कृत युव संवोय का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पे आयोजन किया गया भाई, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। और महाकवि माघ महोत्सव के तहत कला एवं संस्कृति विभाग और राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से संस्कृत युव समवाय क्या है उसका क्या कि आयोजन वगैरह किया गया था। तो अभी हाल ही के अंदर ये 1 महीने प्रोग्राम चलेगा। ये कहाँ चल रहा है भाई, ये संस्कृत राजस्थान संस्कृत अकादमी है उसके द्वारा ज्वार कला केंद्र है, वहाँ पे माघ महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसके बारे में मैंने कल भी बताया था आप सभी को। जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 के अंदर। और इस बार राजस्थान के अंदर जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है उसके द्वारा जो माघ महोत्सव आयोजन हो रहा है ज्वार कला केंद्र में, इसके साथ में पहली बार राजस्थान के अंदर प्रदेश के अंदर पहली बार इसके साथ में राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म महोत्सव का आयोजन भी हो रहा है। 2 दिन क्या कि राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये देश के अंदर दूसरी बार है और प्रदेश में ये पहली बार है जो माघ महोत्सव के साथ में राष्ट्रीय संस्कृत फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ये चीज़ भी याद रखोगे। ये जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है इसके द्वारा एक त्रैमासिक हर तीसरे महीने एक पत्रिका प्रकाशित करती है जिसका नाम है स्वर मंगला। ठीक है, और इसी माघ महोत्सव है उसके अंदर कवि माघ के नाम से माघ पुरस्कार सम्मानित किए जाते हैं, माघ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। संस्कृत के योगदान के लिए क्या है कि माघ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ये भी आप याद रखोगे। और यही इसी अकादमी के द्वारा, संस्कृत अकादमी है राजस्थान के द्वारा, एक संस्कृत युव सम के वो का आयोजन भी किया गया था। युव सम 2022 है उसका भी आयोजन किया गया था। एक ये ऐप है जिसके बारे में याद रखना यदि क्वेश्चन वगैरह आ जाता है, राजधरा जो ऐप है दोस्तों, ये राजधारा सिटीजन ऐप है। ठीक है, नागरिक ऐप है जिसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी डिफ़िकल्ट लोकेशन वगैरह है राजस्थान के अंदर, क्या है कि राजस्थान से जुड़ी हुई जो भी लोकेशंस वगैरह है वो इसी ऐप के माध्यम से मिल जाती है। नेक्स्ट, टाटा सन्स के द्वारा एक फैसला लिया गया है जिसमें चंद्रशेखरन है उसको एयर इंडिया का चेयरमैन बनाया गया। एस के कि चंद्रशेखरन साहब है उनको एयर इंडिया का नया क्या कि चेयरमैन वगैरह बनाया गया, ये आप याद रखोगे।
अगला, भारत की जूनियर टीम है उसने पहला खिताब जीता है, एशियन चैंपियनशिप हैंडबॉल है, किसके अंदर जीता है भाई, एशियन चैंपियनशिप हैंडबॉल है, उसके अंदर भारतीय जूनियर टीम है उसके द्वारा ये पहला खिताब जीता है, और किसको हरा के, थाईलैंड को हरा के। ठीक है, तो भारत की जूनियर हैंडबॉल महिला टीम है उसने सोमवार को इतिहास रचते हुए पहली बार एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीता है, और भारतीय टीम ने ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे, कजाकिस्तान के अंदर। तो ये याद रखोगे, भारतीय महिला हैंडबॉल टीम है उसके द्वारा कजाकिस्तान में थाईलैंड को हरा के पहली बार एशियन चैंपियनशिप हैंडबॉल है उसको जीता है। अगला पैरा बैडमिंटन के है, इसके अंदर राजस्थान के जो कृष्णा नागर है उसके द्वारा 2 पदक जीते गए। ठीक है, तो भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने रविवार को संपन्न स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट, कहाँ पे, स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उसके अंदर 21 पदक जीते थे पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ियों ने, जिसमें से राजस्थान के कृष्णा नागर के द्वारा एकल और युगल वर्ग के अंदर क्रमशः, एकल वर्ग है उसमें गोल्ड मेडल जीता, जबकि युगल वर्ग है उसमें क्या है कि रजत पदक जीता है। तो एक रजत और एक क्या कि गोल्ड मेडल है वो राजस्थान के कृष्णा नागर के द्वारा स्पेन के अंदर आयोजित स्पेनिश पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उसके अंदर क्या कि ये मेडल जीते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में बात करते हैं। आईसीसी जो प्लेयर ऑफ मंथ है ये आईसीसी के द्वारा फरवरी 2022 जो महीना है, फरवरी 2022 महीने के अंदर क्या है कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर को हर महीने आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का चुनाव करती है। एक तो क्या है कि जो श्रेयस अय्यर है उसको पुरुष वर्ग के अंदर क्या कि चुना, जबकि एमिलिया केर जो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है दोस्तों उसको महिला वर्ग के अंतर्गत आईसीसी ऑफ द मंथ प्लेयर के नाम से आईसीसी के द्वारा फरवरी महीने के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट, एनएसओ के द्वारा एक सर्वेक्षण जारी किया गया दोस्तों जिसका नाम है 11वां पीरियोडिक लेबर फोर्स क्या कि सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है, वो हर क्या कि पीरियोडिक रूप से क्या कि जारी किया जाता है, और 11वां क्या कि एनएसओ के द्वारा जारी किया गया है। तो एनएसओ के बारे में बताता हूँ आपको, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है जो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, MOSPI यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल ऑफिस वगैरह है, सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है उसके अंतर्गत नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO है वो आता है दोस्तों, और इसी के द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स क्या कि सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो आयोजित किया जाता है पीरियोडिक तौर पे, और इसके द्वारा 11वां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है उसके आंकड़े वगैरह जारी किए गए, जिसके अंदर ये बोला गया कि विगत वर्ष के अंदर 2021-22 के अंदर जो पहली तिमाही थी जिसमें अप्रैल-जून 2021 में शहरी क्षेत्रों के अंदर जो 15 साल और उससे अधिक उम्र के जो व्यक्ति वगैरह थे उसकी बेरोजगारी दर थी दोस्तों 20.8%। ये पिछले साल 2021 के अप्रैल-जून के की जो तिमाही है उसके आंकड़े बता रहे हैं कि 20.8% क्या कि बेरोजगारी दर थी शहरी क्षेत्रों के अंदर, जो घट के इस बार कितनी हो गई भाई, अप्रैल-जून 2022 के अंदर जो तिमाही है उसके अंदर घट के 12.6% हो गई, 12.6 है। तो शहरी क्षेत्र के अंदर जो बेरोजगारी दर है वो 20.8 से घटकर 12.6% हो गई। साथ में क्या कि महिलाओं की जो बेरोजगारी दर है वो भी क्या कि घटी है, जो पिछली इसी तिमाही के अंदर 21% के आसपास थी, जो घट के दोस्तों 14.3% के आसपास रह गई। तो ये डाटा वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को इम्पोर्टेंट ये है कि NSO क्या है, NSO कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके द्वारा कौन सा सर्वे जारी किया जाता है। तो इसके द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है जो साल के अंदर कितनी बार जारी किया जाता है भाई, पीरियोडिक तौर पे जारी किया जाता है। तो ये 4 बार क्या कि 4 बार जारी, हर तीन महीने की तिमाही से जारी किया जाता है, तो 4 बार ये सर्वे वगैरह जारी किया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों करंट अफेयर्स के क्विज देख लेते हैं जल्दी 10 करंट अफेयर्स की क्विज है। किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही के अंदर जेंडर संवाद पे 3रे संस्करण का आयोजन किया गया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके द्वारा जेंडर संवाद है उस पर। अब इसमें क्या कन्फ्यूजन ये रहता है कि या तो महिला बाल विकास मंत्रालय होगा या मानव संसाधन विकास मंत्रालय होगा या शिक्षा मंत्रालय होगा, लेकिन मंत्रालय कौन सा निकल रहा है यहीं पे अपन गलत करके आ जाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद पे 3रे संस्करण का आयोजन किया गया था, ये चीज़ें आप याद रखोगे। और जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसके द्वारा दीनदयाल
अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, डे NRLM ये राष्ट्रीय पहल है दोस्तों। इसी के अंतर्गत जेंडर संवाद का आयोजन किया गया था। तो जेंडर संवाद जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसके द्वारा कौन सी योजना मिशन के अंतर्गत किया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, उसके अंतर्गत ये राष्ट्रीय पहल का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो AK सीकरी साहब है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा AK सीकरी साहब है, उसको उच्चाधिकार हाई एम्पावर्ड की जो कमेटी वगैरह है उसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, जो पूरे हिमालय घाटी के पर 4 धाम जो प्रोजेक्ट वगैरह है, 4 धाम जो प्रोजेक्ट है जो उत्तराखंड के अंदर दोस्तों 4 धाम वगैरह है, उनको क्या जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का, और उसका प्रभाव आंकलन करने के लिए पर्यावरणीय इफेक्ट वगैरह हिमालय क्षेत्र के अंदर पारिस्थितिक तंत्र है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़े उसी का आंकलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा AK सीकरी की अध्यक्षता के अंदर एक हाई एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया। अगला, कैटलीन नोवाक है, वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो कैटलीन नोवाक, नाम याद रखिए, ये पहली महिला राष्ट्रपति है, वो हंगरी की है। अगला, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले के अंदर दुनिया में कितवें स्थान पे पहुंच गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या की न्यूज़ है, गर्व वाली न्यूज़ है दोस्तों, प्राउड फील करने वाली है। और ये कौन से स्थान पे? 5वें स्थान पे पहुंच गया है इक्विटी बाजार है, जिसके बारे में बात करते हैं। भारत का जो इक्विटी बाजार है, भारत का इक्विटी बाजार है वो बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके मामले के अंदर दुनिया के 5वें स्थान पे पहुंच गए। वर्तमान के अंदर भारत, अमेरिका पहले नंबर पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर। इक्विटी बाजार की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? इक्विटी बाजार की। तो अमेरिका फर्स्ट पे, सेकंड नंबर पे चीन है, थर्ड पे जापान, चौथे पे हांगकांग और 5वें स्थान पे क्या कि भारत क्या कि पहुँच गए। साल 2022 की शुरुआत के अंदर भारत क्या कि 7वें स्थान पे था। भारत का जो शेयर मार्केट है, भारत का जो इक्विटी मार्केट है सॉरी दोस्तों, 7वें स्थान पे था। और भारत अपने बाजार पूंजीकरण में 7.4% गिरावट के बावजूद भी 2 स्थान के ऊपर चढ़ गया है। ये भारत का जो कुल बाजार पूंजीकरण है वो कितने 3.21 ट्रिलियन डॉलर। ये भारत के इक्विटी बाजार है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजार पूंजीकरण है। अगला, देबाशीष के पांडा है, उसको कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये 3 साल के लिए, किसकी? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में देबाशीष पांडे को चुना गया। अगला, रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब निम्न में से किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो रिलायंस की जो रिटेल है उसके द्वारा स्मार्ट बाजार, पहले क्या कि बिग बाजार के नाम से क्या कि इनकी शॉप वगैरह चलती थी, रिलायंस रिटेल की एक मार्केट चेन चलती थी जो अभी स्मार्ट बाजार के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? ये तो मध्य प्रदेश के द्वारा। जिस प्रकार देश के अंदर पहली बार कृषि बजट है वो किसके द्वारा पेश किया गया था? राजस्थान के द्वारा पेश किया गया था। वैसे ही मध्य प्रदेश के द्वारा अपनी जो वार्षिक वित्तीय योजना है उसके हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश के द्वारा क्या पेश किया गया? बाल बजट पेश किया गया। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों के सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए जो प्रयास वगैरह किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उसको समर्थन देने के लिए 125 मिलियन डॉलर की लोन की पेशकश की है? किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। और ये किसको? पश्चिम बंगाल को मदद करने के लिए एक तरह का लोन लिया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। किससे? विश्व बैंक से 125 मिलियन डॉलर का। ठीक है। तो ये आज की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। और आप सभी से गुजारिश है, यदि आप मेरी मेहनत पसंद आ रही है आपको तो ज़रूर मेरे चैनल से जुड़िए, अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।